Hello students. So in today's video, welcome back to our channel. So in today's video, we are going to solve the case based questions जो कि आपकी सीबीएसई आपसे क्लास 10th में पूछ रही होती है। देखिए जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके सेक्शन 3 में आते हैं और दो आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछती है। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके यहाँ से 12 मार्क्स कंफर्म हो रहे होंगे। इसके बाद जो आपकी हम लोग जो इस वीडियो में है, यहाँ पर हम जो आपके सैम्पल पेपर में दो केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला हिस्ट्री से आया हुआ है रोलेट टैक्ट वाला, और दूसरा आया है ज्योग्राफी से वाटर स्कैरसिटी वाला। तो उन दोनों को कवर कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि इसको आंसर कैसे किया जाता है और कैसे जल्दी जल्दी हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग इनका क्वेश्चंस का आंसर स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे। और अगर इसके बाद हम लोग एक मैप का वर्क ला रहे होंगे, मैप वर्क हम लोग वैसा ही ला रहे होंगे जैसा आपके सीबीएसई पेपर में जो मैप बन के आता है, उसी तरह के मैप में हम लोग मैप वर्क इस वीडियो के बाद एक वीडियो मैप वर्क आ रहा होगा। इसमें उस तरह का मैप जैसा आपके पेपर में आएगा, उसी तरह के मैप में हम लोग मैप वर्क, सारे मैप वर्क जितने भी हैं आपके सिलेबस में, वो कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओ ओके, सो जो हमारा पहला केस बेस्ड क्वेश्चंस है सेक्शन 3 में, जो आपके सैंपल पेपर में पूछा गया है, वो है आपका रोलेट एक्ट के बारे में, जो 1919 में आपका रोलेट एक्ट था। हिस्ट्री सेक्शन से वो आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग जो आपका पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ रहे होंगे। कैसे पढ़ेंगे? पहले आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे। एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, गांधी जी इन 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rolect Act. This act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. यहाँ पर रॉलेट एक्ट आपको पता ही होगा कि उसको पास कर दिया गया था, जबकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी। इंडियन जो मेंबर्स थे वहाँ पर उनके द्वारा, इससे जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये एक्ट क्या कर रहा था कि ये एक्ट जो गवर्नमेंट की पावर्स थी उसको बढ़ा दे रहा था, जिससे गवर्नमेंट जो थी वो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उनको मतलब कम कर सके, और जो डिटेंशन है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का उसको करा जा सके बिना किसी कोर्ट के ट्रायल्स के, फॉर कितने समय के लिए, 2 इयर्स तक के लिए। तो महात्मा गांधी इसके अपोज में एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आ रहे थे फॉर सच जो इस तरह के लॉज के लिए। अब देखिए, अब जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अनसीन पैसेजेस की तरह नहीं होते, इसको आपने कभी देखा ही ना हो। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सिलेबस से ही उठ के आ रहे होते हैं। तो पहला चीज, तो अगर आपको रोलेट एक्ट के बारे में पता है, आपने पहले से अपने सिलेबस में पढ़ रखा है, तो आप ये कोशिश करें कि आपके क्वेश्चंस अगर आपको बिना पढ़े आ रहे हैं, क्योंकि ये आ तो आपकी बुक से ही रहे हैं, आपने आंसर्स कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पहले से आते हैं तो आप इनको वैसे भी कर सकते हैं। तो उस केस में आपको ये पैराग्राफ से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है, अगर आपको वैसे करना है, तो उस केस में आप ये वैसे ही करें जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करे जाते हैं। ओके? सो देखिए, अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाई डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट? कि ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया? अब देखिए, जब ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहेंगे केस बेस्ड स्टडी के, तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन से व्हाई क्या निकल रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया था। तो हम लोगों ने देखिए ऊपर पढ़ा इसको कि this act passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। ये तो ये हो गया कि पास्ट कब कैसे हुआ था, है क्यों, अब क्यों किया था? Because it gave the government enormous powers to repress the political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। है ना? अगर आपको इसको, अब ये आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपको वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा इसको बना के लिखना है ना, आप कुछ को अपने वर्ड्स ऐड करेंगे, जिससे जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे इंटरेक्ट कर पाए, जो आपका एग्जामिनर है वो उसको इजी लैंग्वेज में समझ पाए। तो आप कैसे लिखेंगे कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट इन 1919 टू सप्रेस, पहले आपने पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, टू सप्रेस
द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, है ना, जो मूवमेंट बढ़ रहे थे उनको सप्रेस करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल, है ना, और टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, है ना। तो यहीं से उन्होंने बनाया कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट 1919 टू सप्रेस द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, टू डिटेंशन, अलाउड द गवर्नमेंट टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन इंडियंस। अब आपको ये एग्जामिन करना है कि इस एक्ट के पास होने के बाद अब इंडियंस पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन था, तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ आप जो वर्ड्स हैं उनको जरूर ऐड करें अपने आंसर में। जैसे कि ये एक्ट क्या कर रहा था, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला क्या कर रहा था कि ये रिप्रेस कर रहा था पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। दूसरा कि डिटेन कर रहा था किसको, ट्रायल्स को डिटेन कर रहा था, डिटेंशन हो सकती थी बिना किसी ट्रायल के। तो ये कुछ आप जो किसी की वर्ड्स हैं इनको जरूर अपने आंसर में ऐड कर रहे हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन इंडियंस। अब आपको ये बताना है कि इस जो एक्ट था इसका इंडियंस के ऊपर क्या असर पड़ रहा था। तो देखिए अब आपको ये बताना है कि आप इस पैसेज में वो वर्ड्स ढूंढेंगे जो कि कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड हो, है ना, जैसे कि प्रोटेस्ट हो गया, अपोजिशन हो गया, इम्पैक्ट हो गया। इस तरह के वर्ड्स आप देखेंगे कि आपको पैसेज में कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इफ अगर आपको कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट दिखाई दे जैसे कि जलियनवाला बाग मैसेकर, है ना, तो ये आपको, अगर आप ऐसे कुछ एक्ट याद रखे होंगे आप, क्योंकि आया तो आपके सिलेबस से ही है। तो अगर आप ऐसा कोई एक मैसेकर के बारे में लिख देते हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिख देते हैं, तो वो आपको एड ऑन मार्क्स आपके एड ऑन कर रहा होगा, है ना। आपके मार्क्स लेने की जो परसेंट है वो पूरा बढ़ चुका होगा, है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए द रॉलेट एक्ट ने क्या किया था, द रॉलेट एक्ट एंड in Rowlatt Act, Indians, as it was seen, attacked on their civil rights, है ना। It led to the widespread protest and strikes, है ना। इससे क्या हुआ कि इंडियंस जो थे वो स्ट्राइक्स पे बैठ गए। आपको लास्ट टाइम से बताया भी गया है, वो देयर विल बी स्ट्राइक्स एंड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अक्रॉस इंडिया। ये आप लिखेंगे। द पीपल वर्ड आउटरेज्ड बिकॉज ये पीपल इससे जो इंडियंस थे वो इस लॉ के अगेंस्ट थे। क्यों? बिकॉज दिस एक्ट डिनाइड द लीगल राइट्स ऑफ फेयर ट्रायल्स। ये क्योंकि ये जो एक्ट था ये इंडियंस के फेयर ट्रायल्स जो कोर्ट में होते थे उसको भी डिटेन कर देता था, है ना, वो भी डिनाइड कर देता था। आप वो भी ट्रायल्स भी नहीं जा सकते थे कोर्ट में, है ना। द अनरेस्ट इवेंचुअली रिजल्टेड इन द वायलेंट मूवमेंट्स। अब जो ऐसा हुआ तो इस तरह के वायलेंट मूवमेंट्स होने लगे, बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे वाइड स्प्रेड मूवमेंट्स होने लगे। तो जिसका हम लोगों को एक वायलेंट इंसिडेंट भी मिला, कहाँ मिला, जलियनवाला बाग मैसेकर में मिला, है ना। जलियनवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ है। तो वो भी आप इस वाले आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड आंसर में आएंगे, हाउ डिड महात्मा गांधी रेस्पॉन्ड टू रॉलेट एक्ट, प्रोवाइड वन रीजन फॉर हिज रिएक्शन। अब देखिए इस वाले आंसर को आप जब लिखेंगे तो आप ये जरूर इसमें ऐड करें कि जैसे कीवर्ड्स कुछ ऐड करें, जैसे कि इनजस्टिस और वायलेशन ऑफ राइट्स, है ना, इस तरीके से। और महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो आपने देखा कि वो सत्याग्रह और वो इसके खिलाफ क्या चाहते थे, एक नॉन वायलेंट डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे, इस पे कोई वायलेंट ना हो, है ना, इस तरह से मूवमेंट चाहते थे। तो उन्होंने क्या, आप कैसे लिखेंगे इसको, अगर आपको देखिए इसको ज़्यादा बनाना नहीं है, एक सिंपल आंसर लिखना है, तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी अपोज द रॉलेट एक्ट एंड launched Satyagraha movement to protest against it, and he called for nationwide strikes and non-violent civil disobedience movement. Okay, that's it. इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की, दूसरे वाले अपने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे ज्योग्राफी से पूछा गया है, ज्योग्राफी से, वाटर स्कैर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। सेम वही चीज़ है, अगर आपको ये वाटर स्कैर्सिटी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो आप इस पैसेज को स्किप करके सीधे क्वेश्चंस पे जाएं, क्वेश्चंस का आंसर करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ी दिक्कत है, आप पहले पैसेज पढ़ें और फिर आपने याद तो कर ही रखी हैं चीज़ें, आप उनको मिक्स करके आंसर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले तो पैसेज पढ़ेंगे। गिवन दैट द एविडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर
इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि हम लोग को पता है कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये सोचना भी मुश्किल है कि हम लोग को वाटर स्कैरसिटी से सफ़र करना पड़ सकता है। द मोमेंट वी स्पीक वाटर शॉर्टेजेस, we immediately associate with the regions having low rainfall or those that are drought prone। जब हम लोग कभी भी सुनते हैं कि वाटर की वहाँ कई जगहों पर शॉर्टेज हो रही है, तो हम लोग तुरंत सोचते हैं कि वहाँ पर ऐसा होगा कि बारिश कम हुई होगी, और नहीं तो वो जगह ही ऐसी होंगी जहाँ सूखा पड़ता होगा, है ना? वी इंस्टेंटेशली we instantly visualize the desert of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distances to get water। हम लोग तुरंत अपने दिमाग में सोचते हैं उन वुमेन्स के बारे में। जैसे ही आपसे कोई कहता है वाटर स्कैरसिटी, तो पहला आपको दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान। आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो अपने सिर पे मटकास बैलेंस करते हुए जा रहे हैं, बहुत दूर-दूर तक वाटर स्टोर करते हुए लेके आ रहे हैं। यही इसमें बताया गया है। ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम, ये सही है कि जो वाटर की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, वो जगह से जगह और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मेनली क्या क्यों चेंज क्यों होती है? क्योंकि जो आपके सीजनल में वेरिएशंस हैं और जो एनुअल रेनफॉल है, एनुअल प्रेसिपिटेशन है, वो सब कम होती रहती है। बट द वाटर स्कैरसिटी इज मोस्ट केसेस कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन ज़्यादातर ये कब हो रही होती है? जब हम इन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, है ना? ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और जब क्योंकि अलग-अलग ग्रुप्स के पास अलग-अलग वाटर की फैसिलिटीज़ होना, इन सब चीज़ों से ये सब दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो पहला, अब देखिए ये आपका पैसेज था। मैं आपको यहाँ हिंदी बता रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ तुरंत पढ़ते जाना है। आपने ये चैप्टर्स पहले से भी पढ़ रखे हैं। आपने ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पढ़ लिया, ये आपको और ऐड ऑन हो गया है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपको और मार्क्स दिला रहे होते हैं, ये कठिन नहीं होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको इससे एक आइडिया और मिल गया, ये आपको और आंसर दिया गया है साथ में, है ना? एक तरीके से ये जो पैसेज लिखा है, यही आपका आंसर है। ये आपको और ऐड कर रहा है, इससे आप और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, है ना? इस तरीके आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? गिव एनी वन रीजन दैट कुड कंट्रीब्यूट टू वाटर स्कैरसिटी इन फ्यूचर। ओके, अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस आप ये बताइए कि कौन से कॉजेस हैं जिससे वाटर स्कैरसिटी जो है वो हो सकती है। तो आप अपने जो पैसेज है उसमें उन कीवर्ड्स को ढूंढें जहाँ पर ऐसे कीवर्ड यूज करे गए हों, जैसे एक्सेसिव यूज, लो रेनफॉल, है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तो ये सब आपकी क्या हो गए? ये रीजंस हो गए जिनसे कि जो आपके वाटर स्कैरिसिटी है वो हो सकती है। और अपने आंसर को रिलेट करने की कोशिश करिए, किससे? पॉपुलेशन ग्रोथ से, पॉल्यूशन से, क्लाइमेट से। जब आप चीज़ों को रिलेट कर रहे होंगे किन्हीं चीज़ों से, तो वो आपको चीज़ें ज़्यादा आंसर दिला रही होंगी, है ना? तो आप कैसे इसको आंसर करेंगे? दैट वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द फ्यूचर वाटर स्कैरिसिटी इज, यहाँ पर आपने पैसे से लेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, excessive use and unequal access of water among different social groups, and with growing population and industrialization water demand is increasing rapidly and leading to depletion of resources। इस तरीके से आप कर रहे होंगे। इसके बाद जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है? व्हाई वुड अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान चूज टू इंस्टॉल अ सबमर्सिबल वाटर पंप। अब आपको इसमें बताना है कि अगर कोई पर्सन जो है वो राजस्थान में रह रहा है, सो वो ये क्यों चूज करेगा कि वो एक सबमर्सिबल वाटर पंप लगाए, ठीक है? तो आप इसको क्या लिखेंगे? क्यों आप तो आप ये जो क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है ना? इस प्रॉब्लम का आंसर आपको देना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना? तो हियर इज़ अ तो अभी आपने देखा कि खुद भी पता होगा आपको कि राजस्थान जो है, वहाँ पर आपकी जो डेज़र्ट्स हैं राजस्थान में, वहाँ पे वाटर्स लैक ऑफ वाटर्स है, वाटर शॉर्टेजेस हैं वहाँ पर, है ना? तो वो पंप क्यों लगाएगा? वो जो सबमर्सिबल पंप है वो सिर्फ़ इसलिए लगाएगा जिससे कि वो जो डीप अंडरग्राउंड वाटर है उसको ड्रॉ आउट कर पा रहा हो, है ना? तो यही आप अपने आंसर में लिखेंगे। अपने आंसर में ऐसा ज़रूर ये कुछ पैसेजेस ज़रूर लगाएँ, क्योंकि उनसे ये लगाएँ कि लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज़, उनके घरों से जो वाटर वेल्स हैं या वाटर रिसोर्सेज़ हैं वो बहुत दूर हैं, है ना? यानी या फिर लो रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर लो रेनफॉल से इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे होंगे। तो इसका आप आंसर कैसे करेंगे? बिकॉज़ आप लिखेंगे राजस्थान इज़ अ ड्राई रीजन, है ना? एंड फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स, वहाँ पे ड्रॉट्स जल्दी-जल्दी होते रहते हैं। अ सबमर्सिबल वाटर पंप हेल्प्स पीपल एक्सेस ग्राउंड वाटर। तो अगर वो सबमर्सिबल पंप लगा लेंगे, तो वो ग्राउंड वाटर को एक्सेस कर पा रहे होंगे फॉर डीप अंडरग्राउंड, क्योंकि जो
समरसेबल पंप्स होते हैं वो जब पानी बहुत अंडरग्राउंड होता है तो समरसेबल पंप आपकी मदद कर रहे होते हैं ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, ठीक है। इंश्योरिंग अ स्टेबल वाटर सप्लाई फॉर डेली नीड्स, जिससे कि उनको अपनी डेली नीड्स के लिए वाटर सप्लाई इससे मिल रही होगी। सो अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएंगे, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन क्रूशियल, है ना। डिस्कस एनी वन की फॉर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। अब आपसे यहाँ पूछ लिया है कि वाटर कंजर्वेशन क्रूशियल क्यों है, तो आप क्या लिखेंगे। अ, अब आप जब आपसे कोई कंजर्वेशन पूछा जाए तो आप उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बता रहे होते हैं, है ना। तो और जैसे कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होगा, आपकी आने वाली एक जनरेशन और आने वाली जनरेशन उससे कैसे मदद ले पा रही होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एनी वन की इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट कंजर्व। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कोई एक बता दीजिए मैनेजमेंट कंजर्वेशन, आपको पता होगा जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अगर आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेट वाटर कंजर्वेशन इज एसेंशियल टू इंश्योर द सब्सटेंशियल use of water resources for future generations. One key method for effective water management is rainwater harvesting because collecting। अब देखिए आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि आपको ये मार्क्स जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 1 मार्क्स दिला रहा है ना। आगे बढ़ा सकते हैं जैसे कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज, दिस रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर एंड प्रिवेंट्स वाटर वेस्टेजेस। अब आपको ये आपके यहाँ पर आंसर पूरे हुए। देखिए आप ये याद रखिए कि आपको जो आंसर करने हैं इसमें, तो आंसर्स को अपने कॉन्साइज रखना है और एक कोई रियल एग्जांपल दे देना है जिससे कि आपका आंसर सपोर्ट हो रहा हो, है ना। जैसे कि आपका यही वाला क्वेश्चन था, तो आप इसमें ये एग्जांपल दे देंगे कि उनके घर से जो वाटर सप्लाईज हैं वो बहुत दूर हैं, है ना, इसलिए वो अपने घर में समरसेबल पंप्स लगा रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। वी सॉल्व 2 important case based study questions in this video. These type of questions are common in board exams, so keep practicing. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अब हम एक मैप का वीडियो भी ला रहे होंगे जिसमें हम आपको उस मैप में सॉल्व करके बता रहे होंगे जो कि जिस तरह का मैप आपके बोर्ड के पेपर में आ रहा होगा। सो कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Comment below if you want me to solve more case-based study questions or need help with any other topics. See you in next video. Keep studying and stay motivated.